चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है कि जो जिसके अंदर आपके यूनिट 2 का जो सेकंड चैप्टर है, यूनियन एग्जीक्यूटिव इलेक्शन एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड पोजीशन एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले जो इस चैप्टर में थोड़ा सा एक टेक्निकल व्यू लेके आता है, जो समझने के लिए बच्चों को टाइम लगता है भाई ये किस तरह से क्या वर्क करता है, वो प्रोसेस हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर मार्क भी करवाया था कि सिंगल प्रोपोर्शनल जो इलेक्शन होता है राज्यसभा वाला और प्रेसिडेंट वाला किस तरह से होता है। ठीक है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला, समझ रहे हो। चलिए, तो अभी इसमें जो वीडियो है मैं पहले ये ट्राई करता हूं कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंट का जो अपना इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस जो है वो देख रहे। ठीक है ना, ये मैं डायरेक्ट टॉपिक उठा रहा हूं सबसे पहले। अगर ये इजीली हमको समझ में आ गया एक मोटा मोटी रूप से, तो क्या होगा, जो बुक के अंदर लिखा हुआ वो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली बात रही। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके आसपास जो भी कोई पेपर वगैरह या नोटबुक वगैरह जो भी है, उसके अंदर जो जो चीजें मैं लिखा रहा हूं या जो जो चीज मैं बोल रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप वही लिखते जाना। ठीक है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा प्रोसेस समझने में इजी हो जाएगा। जो बुक में लिखा हुआ है उससे लगभग आसपास ही मैं बता रहा हूं समझने के हिसाब से, जो आपको इजीली समझ में आ जाए उसके हिसाब से मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना, तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिखते रहना। ठीक है, तो आपके सारे जो क्वेश्चन है, जहां तक मेरा अनुमान है 99% जो है इसी टॉपिक में या जिस तरह से मैं समझा रहा हूं उसी में कंप्लीट हो जाने चाहिए। वैसे ये टॉपिक में आपको याद हो तो मिला हो तो मैं समझा चुका हूं कि एबीसी करके मैंने आपको बताया था, फिर भी कोई बात नहीं, फिर से समझ लो। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है वो नोट करो आप। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या राज्यसभा वाले जो मेंबर्स है, राज्यसभा के जो मेंबर्स है जो स्टेट असेंबली के अंदर होते हैं। ठीक है ना, प्रेसिडेंट हो गए, लिख लो आप, एक तो हो गया आपकी सबसे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद में जो राज्यसभा के मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं असेंबली से। ठीक है, ये आपको पता हो तो इंडिया लेवल पे नहीं होता है, ये हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, राजस्थान से जैसे 10 जने जाने हैं तो उनके लिए वोट कौन देगा, वो 200 लोग ही वोट देंगे। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात है तो इनके लिए वोट कौन देगा, इनके लिए स्टेट के जो असेंबली है वो लोग भी वोट देंगे और साथ ही साथ जो आपके पार्लियामेंट है वो भी वोट देंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, इसके हिसाब से अपन चलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसमें अलग है, राज्यसभा वाले मेंबर्स तो आपको पता है कि स्टेट असेंबली से चुन के आते हैं। ठीक है ना, तो वो हर स्टेट के अलग अलग मेंबर जो है वो देंगे और इनका जो है आपकी स्टेट और पार्लियामेंट दोनों का देंगे। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, कोई बोलेगा सर इनमें ये क्यों, इनमें ये क्यों, तो ये तो राज्यों का मामला है इसलिए राज्य वाले देंगे। ये जो दो लोग हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इन स्टेट। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, सारी चीजें आपको लिखते हुए चलनी है, क्यों कब। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो है इनका हम खुद इलेक्शन क्यों नहीं करते। हम खुद जो है पब्लिक जो है, जैसा कि हम एमपीज वगैरह में करते हैं, एमएलए में करते हैं, हम खुद इलेक्शन क्यों नहीं करते हैं और ये क्यों करते हैं। तो आपको पता हो ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है इनडायरेक्ट प्रोसेस। आप लोग क्यों वोट नहीं करते हो, क्योंकि सबसे पहला तो आपने जो है इलेक्शन जिसको करना था लोकसभा में, लोकसभा मेन होती है, इतना तो आपने पढ़ा ही है कि सारी चीजें जो है लोकसभा के हाथ में है, यहीं से गवर्नमेंट बनती है। तो आप लोकसभा के मेंबर जो है और अपनी जो रेस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज जो है उसके अंदर आप वोट कर चुके। दूसरी बात, अगर आप लोगों से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्शन करवाए जाते, कॉन्स्टिट्यूशन वालों के दिमाग में क्या चल रही थी कि अगर इनमें भी आपसे इलेक्शन करवाए जाए इसके अलावा, तो होता क्या कि फिर वो एक कंपटीशन बन जाता। फिर वो क्या बन जाता है, कंपटीशन। तो उसमें कोई भी आदमी, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है या अपना जो लोकल इलेक्शन होता है, उसमें आपको पता हो कोई भी आदमी जो है रेस्पेक्टिव एज का हो या क्वालिफाइड हो, वो खड़ा हो सकता है। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और वो बहुत प्रोमिनेंट, मतलब सबसे बड़ा आदमी इंडिया का या सबसे मेजर आदमी ही होता है। तो दुनिया को ये बताने के लिए कि हमारा जो आदमी जो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है वो कितने मतलब पढ़े हुए हैं, इंटेलेक्चुअल है और बहुत ज्यादा माइंडेड है। वहां पे कोई लोकल आदमी अगर प्रेसिडेंट में आपके पूरे इंडिया से जो मान लो 100 जने खड़े और 100 जनों के लिए आप वोट दे रहे हो, फिर पार्टी का वही पॉलिटिक्स और वही गलत चीजें, उसमें होना जाना क्या, जिसके पास ज्यादा पावर होगा या जिसके पास ज्यादा पब्लिक होगी
वो क्या करेगा, अपने हिसाब से वोट ले आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने सोचा ये दो पोस्ट जो है वो अच्छी मतलब सम्मानित है, इनको छोड़ देते हैं, इनके लिए इनडायरेक्ट रखते हैं। इनडायरेक्ट कैसे है, क्योंकि आपने लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा वालों को चुना था, लोकसभा और राज्यसभा वाले जो है वो स्टेट चुनती है, उनको भी स्टेट को कुछ मतलब जो राज्यसभा वाले हैं, राज्यसभा वाले इनको कौन चुनता है, स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली वालों को तो आपने चुना था ना, जो आप 200 लोग जो है राजस्थान की बात है तो सीएम आपने बनाया ना, स्टेट असेंबली वालों को आपने चुना था, और उन लोगों ने डायरेक्ट किसको चुन लिया, राज्यसभा वालों को। लोकसभा को तो आपने डायरेक्ट चुना ही था, तो दोनों में आपकी भागीदारी होगी, और इन दोनों ने मिलकर क्या डायरेक्ट किसको चुन लिया, इनको चुन लिया। इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है इनडायरेक्ट प्रोसेस, जिसके अंदर आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं आपकी पार्टिसिपेशन है। कैसे है, आपने जिनको चुना था वो आगे जाकर प्रेसिडेंट को चुन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या डायरेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे हिसाब से जो है पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, इसके साथ साथ जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं, अब आपने नोट किए नहीं किए तो आप इससे वीडियो आप पीछे करके कर लेना, ठीक है ना। ये होगी बात, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ठीक है ना, इस हिसाब से लिखते हुए चलना। देखो एक भी पॉइंट नहीं लिखा फिर इधर उधर करोगे, ये समझ में नहीं बैठा। दूसरा, कौन कौन लोग होते हैं वो तो आपको पढ़ लिया, चलो लिख लो। कौन कौन लोग सेलेक्ट करते, कौन कौन लोग सेलेक्ट किया इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट के जो भी इलेक्शन होता है, याद रखो। तो मैं अभी प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, तो अभी प्रेसिडेंट पे ही कंफाइन रहते हैं ओनली। सबसे पहले तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, लिखो मैं समझा रहा हूं क्या मीनिंग हो रहा है। मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड, मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्टेड, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 2 है जो काम करती है। एक तो दिल्ली की है जहां पे असेंबलीज है, दिल्ली और पुडुचेरी या पौंडीचेरी जिसको पुडुचेरी या पौंडीचेरी जिसको बोलते हैं, उसमें भी इलेक्टेड लोग, ठीक है ना। अब कोई पूछेगा सर ये जो आप बोल रहे हो ये इलेक्टेड की क्या कहानी है, इलेक्टेड की क्या कहानी है। देखो ऐसा होता है कि लोकसभा में सारे मेंबर्स तो इलेक्टेड होते ही, पर 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनका नाम होता है एंग्लो इंडियन। उनको चुनता कौन है, नॉमिनेट होता है ना, उनका तो कोई सिलेक्शन नहीं होता है, नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन डायरेक्टली कौन करता है, बिना इलेक्शन के प्रेसिडेंट करता है। चलो राज्यसभा में भी आपको पता है तो प्रेसिडेंट जो है 12 लोगों को डायरेक्टली नॉमिनेट करता है बिना किसी इलेक्शन के, ठीक है। स्टेट असेंबली में भी जो है एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा, एक जने को गवर्नर से द्वारा, गवर्नर करता है वहां पे। गवर्नर किसके अंडर में आता है, प्रेसिडेंट के अंदर में आता है। और यूनियन टेरिटरीज में भी जो है 1-2 मेंबर जो होते हैं एंग्लो इंडियन हो गए या और कोई स्पेशल कैटेगरी हो गए, उनको भी जो है गवर्नर नॉमिनेट करता है। 1-2 कितने भी हो सकते हैं, दिल्ली में अलग है, पुडुचेरी में अलग है। तो ये जो है मोटा मोटी रूप से 2, 12, 1 और तीसरे पॉइंट फिर से सुनना, एक जो है अगर किसी राज्य में किसी स्टेट के अंदर, अगर किसी स्टेट के अंदर काउंसिल भी है, काउंसिल समझते हो, जैसे कि अपने राज्यसभा है इंडिया में, वैसे 6 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में, महाराष्ट्र जिसका एग्जांपल है, शिवसेना वाला मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। वहां पे भी स्टेट और काउंसिल करके है, जैसा अपने राज्यसभा इंडिया में वैसा वैसा स्टेट में भी अलग से 2 हाउस है, असेंबली भी है और काउंसिल भी है। तो उनमें भी क्या होता है, नॉमिनेशन होता है गवर्नर के द्वारा। गवर्नर क्या करता है, नॉमिनेट करता है। तो एक तो असेंबली, दूसरा काउंसिल, स्टेट असेंबली प्लस स्टेट काउंसिल, यहां पे ऐड कर देना, स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल। तो इन सब में बात मोटा मोटी रूप से ये है, इन सब में अंदर लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, काउंसिल और यूनियन टेरिटरी, कहां, दिल्ली और पुडुचेरी में ही असेंबली है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। जो भी इलेक्टेड लोग हैं, बात सुन लेना, जो भी इलेक्टेड लोग हैं वही लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं उसका जवाब आगे आएगा, अभी आ रहा है पार्टिसिपेट कौन करता है। और कोई भी आदमी जो नॉमिनेटेड है, चाहे वो गवर्नर के द्वारा हो चाहे वो प्रेसिडेंट के द्वारा हो, वो आदमी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
बात आगे समझ में है, ये लिख ले। चलो आगे समझ में कौन करता है, इरेज करता हूं। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये नॉमिनेटेड जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वालों को लगा कि जिन लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है या पिछला प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके गया था, तो प्रेसिडेंट ने अपने हिसाब से नॉमिनेट किया था, जनता ने तो किया नहीं था। और इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, किसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए? वही लोगों की होनी चाहिए जिनको जनता ने चुना। डायरेक्ट में भी जनता डायरेक्ट चुनती है और राज्यसभा हो तो उसमें इनडायरेक्टली जनता ही तो चुन रही है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट वाला या डायरेक्ट वाले में मिला के जिसमें भी जनता चुन रही है जिस आदमी को, उसी को अधिकार है वोट देने का, बाकियों को नहीं होना चाहिए। ये रीजन था। आगे बात समझ में? तो तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि रीजन क्या था, रीजन भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद में फिर थर्ड क्या था कि भाई ये हो गया थर्ड, ठीक है। एक फोर्थ चीज क्या आती है? फोर्थ चीज आती है आपके कि भाई जो ये वोटिंग पैटर्न जो है, वोटिंग पैटर्न जो है किस तरह से होता है, वोटिंग पैटर्न जो है वो किस तरह से होता है, इसको अपन देख लेते हैं। वोट कैसे मिलता है, किस तरह से दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि जितने भी लोग खड़े, ठीक है, या इससे पहले देखे जाए तो एक पॉइंट और है, सॉरी मैं अवॉइड कर देता हूं। ये क्या करते हैं कि एमएलए और एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब इसमें असेंबली में वो काउंसिल वाला भी इंक्लूडेड है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो स्टेट असेंबली, सॉरी असेंबली में काउंसिल वाला गवर्नमेंट है और राज्यसभा वाला भी इसमें अपने आप ही इंक्लूडेड है। जिसको समझ में आया फिर से देखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पे भी लिखा है ना, उसके अंदर असेंबली प्लस अगर किसी स्टेट में काउंसिल है, अगर है तो उन दोनों के मेंबर जो है वो इसमें शामिल है। और मेंबर ऑफ इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा, इनके जो मेंबर्स है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वालों को लगा जब ये पूरा प्रोसेस बना रहे थे कि भाई ये कितने हो सकते हैं, ज्यादा एमएलए तो पूरे इंडिया में मानो 27 राज्य 28 राज्य उनके कितने हो सकते हैं, और एमपी जो है वो अराउंड 700 के आसपास टोटल मिला ले लोकसभा राज्यसभा इतने हो रहे हैं। तो इससे तो क्या वो ज्यादा गेमिंग पैटर्न में मजा नहीं आएगा। मजा क्या नहीं आएगा कि अगर मान लो फॉर से ये टोटल पूरे इंडिया में 2000 है, राजस्थान में जैसे 200 है ना, उस हिसाब से मान लो मैक्सिमम एग्जांपल ले लो 2000 है, और एमपी एमएलए जो है वो अराउंड 736 है, मान लो कि वो कितने हैं आपके 736। तो 736 और इनका जो आपके इलेक्शन प्रोसेस होगा या इनका जो ये पैटर्न होगा वो किस तरह से जो है मतलब सही नहीं लगेगा या मजा नहीं आएगा भाई किस तरह से ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे, ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई जो आपके नॉर्मल इलेक्शन होते हैं जब जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, तो ऐसा लगता है कि भाई 10 लाख लोगों ने वोट दिया, उसमें से 6 लाख वोट एज को मिले और 4 लाख जो है वो बी को मिले। जीता कौन? ए वाला। कितने मार्जिन से? 2 लाख वोटों के मार्जिन से जीता। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, ये बात है। तो इसी चीज को देखते हुए हमने क्या किया कि ये जो एमएलए के जो वोट थे उनको हमने जो है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से चेक कर लिया, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से चेक कर लिया। अभी आप इसमें लिखो वोटिंग पैटर्न में जो एमएलए एमपी के जितने भी वोट होते हैं उनको हमने जो है पॉपुलेशन के हिसाब से चेक कर लिया या अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लिया। अभी इतना ही नॉलेज रखो, जब साथ में टॉपिक आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ये आप चीज ध्यान रखो। इसके बाद में लास्ट जो अपना पॉइंट आता है, अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है ना। पेशेंस क्यों रखना? क्योंकि अभी जो है आपको समझ में आ जाएगा, हम जब किताब के अंदर बुक के अंदर अभी सबसे पहले ये टॉपिक पढ़े, ठीक है। चलो लास्ट क्या था, इलेक्शन होता कैसे। देखो इलेक्शन का मैंने आपको पहले बता दिया था, कितने लोग खड़े, ए बी सी और डी, मान लो 4 लोग खड़े हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, कोई बात नहीं, ठीक है।
तो जितने भी मेंबर्स है, चाहे वो असेंबली के अंदर बैठे हो, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के अंदर बैठे हो, अब हाँ ये वोट देने कोई सब वहां एकदम पार्लियामेंट में नहीं जाते हैं दिल्ली में, जो जहां बैठा है वहीं से वोट मिल जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में है और हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सब आज चलो वोट देने चलते हैं दिल्ली, दिल्ली नहीं, जो जहां बैठा है वो वहीं से वोट देता है। ठीक है, अगर आप राजस्थान के एमएलए हो तो आप असेंबली जयपुर में जो वहां जाके वोट दे आना, अगर आप तमिलनाडु हो तो तमिलनाडु वाले असेंबली में, और अगर आप एमपी हो तो सीधा जाओ लोकसभा या राज्यसभा जिसके भी आप मेंबर हो वहां जाके आपके वोट पड़ेंगे। ठीक है ना, इतना ही जाना पड़ता है, ऐसा नहीं सारे सारे एक ही जगह जाके वोट दे रहे हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी उठ जाता है कभी कभी। अब क्या हो रहा है कि हर कैंडिडेट को, मतलब हर वोट देने वाले को अपनी प्रायोरिटी भरनी पड़ती है, जो उसने पढ़ा ना आपने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है। ठीक है ना, वो क्या होता है, हर आदमी को जो है अपना वो एक सिंगल वोट जो है उसको प्रपोर्शन के अंदर, उस लेटर का उस लाइन का ही मैं मीनिंग बता रहा हूं कि उस हर प्रपोर्शन के अंदर उसको जो है वोट देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है कि जो आपका ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग पैटर्न है वो नाम आपके दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या नाम था उसका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है ना, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, आप हर आदमी को रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा हो तो हर आदमी को एक प्रायोरिटी दे रहे हो। ठीक है, और उसके बाद में जो है किस तरह से जो वोट है वो पास हो जाता है एक ही आदमी को, वो मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूं। इस पूरे प्रोसेस का नाम इन्होंने ये लाइन में ये दिया हुआ है, आपको याद हो तो मैंने पिछले चैप्टर में आपको स्टार करवाया था। ठीक है ना, वो वाली चीज ही इसमें है। अब जितने भी लोग बैठे हैं जो भी है वो ठीक है, XYZ, आपको अगर आप एमपी हो, खुद को ही सोच लो, आपको बस क्या करना है, एक पेपर दिया जाएगा और 4 जनों के नाम लिखे होंगे। आपको जो सबसे बढ़िया लगता है, मेरा सबसे पहला कैंडिडेट ये होना चाहिए, मतलब कि मेरे हिसाब से जीतना ये चाहिए, तो उसको दे दो आप किसी को भी एक। उसके बाद में मान लो अगर ये नहीं जीतता तो आपकी पसंद कौन है, आप बोल देते हो ये, उसके बाद में आप बोल देते हो ये, उसके बाद में आप बोल देते हो ये सारी चीजें देनी जरूरी है, पूरी लिस्ट भरनी जरूरी है, प्रायोरिटी देनी जरूरी है। पहली बात थी, ऐसे कैसे सब जनों को एक एक पेपर दे दिया जाता है और उनको कहा दिया जाता है कि भाई जो है आप चीज ये कर दीजिए, इसलिए इसको ये कहा गया है। ठीक है ना, आप जो वोट देते हो वो होता है सीक्रेट बैलेट से, सीक्रेट बैलेट सिस्टम। उसमें क्या होता है, अपना वोट जो होता है आप ईवीएम में दबाते हो और वो सीक्रेट होता है, अंदर चला जाता है। ये क्या होता है, पर्ची आपके पास होती है, फिर आप जो है आगे वाले को डिपॉजिट करवाते हो, लॉस आ गया, इसी के हिसाब से दूसरे वाले ने बढ़ दिया, इसी के हिसाब से दूसरे वाले ने बढ़ दिया। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो है एक फिक्स पैटर्न होता है कि भाई जिस आदमी को 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे, 50% से ज्यादा, ठीक है ना, ये 50% है, 50% ही क्यों है नहीं है, इसका भी कारण है, इसका भी एक प्रोसेस है, वो भी आपको इसमें जब पढ़ाऊंगा मैं आपको बता दूंगा इसका क्या मुद्दा है। इसका यही मुद्दा है कि जितने भी लीगल वोट पड़े हैं उसको डिवाइड कर देते हैं टू से, और उसके अंदर एक जोड़ देते हैं, जैसे हम जोड़ते हैं ना हमेशा 50% 1 एक जोड़ देते हैं, और अभी बुक के अंदर आएगा, चिंता मत करो। अभी इतना याद करो कि एक फिक्स कर दिया, 50% नहीं तो आप कुछ भी मान लो ना कि भाई जिसको 60% वोट मिलेंगे, जिस आदमी को विचारों में से, वो जीतेगा। बात आगे समझ में, एग्जाम्पल सुन लो। ठीक है, पर आपने जो पहले पढ़ा था लोकसभा के, जिसमें आप खुद वोट देते हो, आपने पढ़ा था कोई एक वोट भी ज्यादा ले आता है तो वो जीता हुआ माना जाता है, फिर चाहे उसको वोट ओनली 25% ही मिले हो, पूरे के 25% वोट ही मिले हो, ये मैंने समझाया था। अगर 25% वोट ही मिले हो तो भी वो जीता हुआ मान जाता है, चाहे वो एक वोट से ही जीत रहा हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, लिख लो। ठीक है, ये क्या है, इतने भयंकर चीज लिख दी, कोई भयंकर नहीं लिखी। रेस सुनिए, ट्रैक वाली जो रेस होती है 100 मीटर 200 किलोमीटर, उसके अंदर कितने भी लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, जो पहले पास करेगा इस विनिंग लाइन को वो जीता हुआ माना जाएगा। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जो सबसे पहले पास करेगा इस पोस्ट को, विनिंग पोस्ट को, वो जीता हुआ माना जाएगा। ठीक है ना, फिर चाहे वो 0.001 सेकंड से ही क्यों ना हो, ठीक है, तो यही बात इसमें लगती है, चाहे एक वोट से भी जीतो वो जीता हुआ माना जाएगा। किसमें, जहां आप वोट देते हो, जो लोकसभा के हो या फिर असेंबली के वोट हो वहां पे। पर प्रेसिडेंट वाले में ऐसा नहीं होता है, प्रेसिडेंट में जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो सिस्टम आपने कर रखा है, उसके अंदर जो है फिक्स किया हुआ है कि नहीं मिनिमम इतने वोट लाने पड़ेंगे, मिनिमम इतने वोट लाने पड़ेंगे। ठीक है ना, अब क्या होगा, सबकी गिनती की जाएगी, तो सबसे पहले क्या गिना जाएगा कि किस कैंडिडेट को, A B C D, किस कैंडिडेट को
सबसे कम जो है 1 नंबर वाली प्रायोरिटी मिली है। किस कैंडिडेट को सबसे कम 1 नंबर वाली प्रायोरिटी मिली है, ठीक है ना, ये गिना जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि किन लोगों की जो है पहली पसंद कौन सा आदमी नहीं है। ज्यादा लोगों का होगा भाई, पूरा टोटल गिनेंगे देखेंगे तब मान लो आ गया कि भाई जो आपका डी है, डी जो है यहाँ पे तो ये एक जने की बात की थी, पर अलग लोग अलग अलग चीज देंगे। डी वाला जो है उसको सबसे कम फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है। ऐसा नहीं है कि सभी ने उसको कम दिया, किसी ने उसको फर्स्ट दी भी होगी, पर सबसे कम लोगों ने उसको ही फर्स्ट दी है, बाकियों को सबने ज्यादा 1-1 दी है, ठीक है ना। तो इसके वोट जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसके वोट जो है वो हो जाएंगे कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये जीत नहीं सकता, क्योंकि ये 60% तो ला नहीं सकता, सबसे पहले यही खारिज हो गया। और चेक क्या किया जाएगा, चेक क्या किया जाएगा कि इसके बाद 1 वाली प्रायोरिटी हटा दो, इसके बाद जो है दूसरे लोगों को ए बी सी को जो है लोगों ने 2, 3 और 4 2, 3 और 4 जो है प्रायोरिटी किस किसने दी है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से जिन लोगों को, जिस आदमी को भी सेकंड नंबर प्रायोरिटी मिली है इस डी के वोट में, इस डी के पेपर के अंदर, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उस आदमी को वो वोट शिफ्ट कर दिए जाएंगे, उस आदमी को वोट शिफ्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और बी वाले को मिली है तो बी वाले को शिफ्ट, और डी को मिली तो डी वाले को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। इस शिफ्टिंग के हिसाब से मान लो फिर आ गया कि ए के तो हो रहे हैं टोटल 50% वोट, बी के हो रहे हैं अभी भी 30% वोट, सी के हो रहे हैं अभी भी 10% वोट, और डी के जो थे वो तो अब कैंसिल हो गए, तो बात ही खत्म हुई। जीतने के लिए कितना चाहिए था, 60%। अब क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कि किन किन लोगों ने सी को जो है नंबर 1 प्रायोरिटी सबसे कम दी थी। पहले तो डी की थी, तो डी की वोट बढ़ गए, अब कैंसिल हो, बात इस पे कैंडिडेचर ही खत्म हो गया। अब देखेंगे कि जो सी को जो है किन लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी मिनिमम दी है, किन लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी मिनिमम दी है, ठीक है। उन लोगों का क्या करेंगे, सी को कैंसिल करके उन लोगों के वोट जो है ए और बी के प्रायोरिटी के हिसाब से जो है, मेरिट के हिसाब से जो है बांट देंगे। बांटने के बाद जो रैंकिंग सिस्टम है, ये बांटने के बाद क्या होगा, मान लो इसके आ जाते हैं 70%, बाकी बचे वोट, बी को आ जाते हैं 40% वोट बचे हुए, सॉरी 40 तो हो नहीं सकते, 30% वोट, ठीक है। अब जीता हुआ कौन हुआ, 60% किसने क्लियर किया, इसने किया, तो ये जीता हुआ मान लिया जाए, ठीक है ना, ये बात होती। अब कोई कह देगा सर 2 बचे, आप क्या मजाक कर रहे हो, अगर फिर भी नहीं आया तो बी के जो देखा जाएगा, बी को किन लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कम दी है, उनके वोट तो फिर कैंसिल करके, और ए को किन किन लोगों ने सेकंड प्रायोरिटी दी है उस आदमी को शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ये पूरा पैटर्न था, ये पूरी बात थी। यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है वो एक मोटा मोटे रूप से कवर हो जाता है। अब जो है बुक में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ 1-2 फॉर्मूला मान लो वो दिया हुआ है, वो हम आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। ये बात थी आपकी इसी। एक और बात है कि अभी जो समझा है समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैं 11th में भी एक बार समझा चुका हूं, उसके बाद में भी मैं अभी बुक पढ़ दे रहा हूं, बुक में जो भी लिखा हुआ है उसका वर्ड टू वर्ड जो है मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको मेरे हिसाब से जो है, क्योंकि समझाने में ठीक ठाक ही लग रहा है, वीडियो मैंने भी काफी लोगों को वीडियो दिखाए हैं और उन्होंने भी कहा कि आप समझाते ठीक ठाक समझा लेते हो, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है अब बुक पढ़ने के बाद में भी, तो कोई क्वेश्चन रेज मत करना, इस टॉपिक पे स्टार लगा के, या जहां पे आपको समझ में नहीं आया छोड़ देना इस टॉपिक को। किसको, सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, एक ही टॉपिक की बात कर रहा हूं, उसको जो है जब स्कूल खुलेगी तभी बोर्ड पे ही समझाऊंगा फिर, ठीक है। अगर 2 बार में भी समझ में नहीं आया तो फिर उसको वहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर पॉसिबल नहीं है 1-to-1 ही समझाए, उसमें क्या फिर आपसे पूछ के वोट दिलवाने पड़ेंगे, या आप लोगों को पेपर देके सब चीजें समझानी पड़ेगी, अब तुम खुद ही वोट देके देख लो, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब हम एक बार बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो है बुक वाला जो है वो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं प्रेसिडेंट का जो आपका पूरा इलेक्शन प्रोसेस, ओनली इलेक्शन प्रोसीजर जो लिखा हुआ ना, पेज नंबर 175, पेज नंबर 175, ठीक है। और टॉपिक का नाम है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, लिखा हुआ है ना राइट साइड में इधर नीचे, वो वाला टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो आज वाली जो वीडियो होगी, जो 2 वीडियो है उनके अंदर यही चीज समझाई जाएगी, प्रेसिडेंट का ये वाला प्रोसेस और कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है।